हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ड्रीम एजू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम बात कर रहे थे अम्ल, क्षार, लवण, इन तीनों के बारे में हमने बात की थी। अम्ल क्षार को हमने गहनता से अध्ययन किया था, जिसका आप पीछे वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो। हम बात कर रहे थे अम्ल, क्षार, लवण के बारे में, जिसमें हमने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा। आज अपना टॉपिक स्टार्ट होगा लवण से। आज हम बात करेंगे कि लवण क्या होता है, लवण से किस किस प्रकार से ये उपयोगी कार्यों में आता है और लवण से किन किन रसायनों का निर्माण होता है। तो अपना टॉपिक है लवण यानी साल्ट। लवण यानी साल्ट। तो हम बात करते हैं कि लवण का निर्माण होता था, ये हमने पढ़ा था अम्ल प्लस क्षार। अम्ल प्लस क्षार, अम्ल और क्षार की रिएक्शन होती है तो हमें प्राप्त होता है लवण प्लस जल। लवण प्लस जल, ठीक है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो हमें लवण और जल मिलता है। तो अम्ल जैसे हमारे पास है अम्ल HCl प्लस क्षार है NaOH, क्षार है NaOH। जब इनकी रिएक्शन होती है तो ये H क्रिया कर लेता है OH से और Cl की क्रिया हो जाती है Na। तो N और Cl जुड़कर बन जाता है NaCl और दूसरा मिल जाता है H2O जल। तो ये हमारे पास यहाँ पे लवण मिलता है, जिसका नाम हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार लवण का निर्माण होता है, यानी साल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl का। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण मिलता है और साथ में जल की मात्रा मिलती है। अब हम देखते हैं कि लवण NaCl क्या होता है। तो NaCl के बारे में हम देखते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसे हम खाने का नमक कहते हैं। खाने का नमक। खाने का नमक, जो हम खाने के नमक में, जो हम भोजन में जो नमक का यूज करते हैं वो NaCl है। जो भोजन में हम यूज करते हैं वो NaCl है, जिसे हम खाने का नमक कहते हैं। इसकी pH मान 7 होती है। इसकी pH मान कितनी होती है? 7। और यह प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का मिश्रण होता है। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार होता है। प्रबल क्षार होता है। मीन्स कि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का मतलब मैंने बताया था, प्रबल अम्ल व क्षार वे होते हैं जो विलयन पूर्णतः अम्लीय या क्षारीय विलयन में आयनित हो जाते हैं, वो प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार होते हैं। तो NaCl है जो हमारे प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार होता है, क्योंकि यह पूर्णतः अम्लीय व क्षारीय जलीय विलयन में आयनित हो जाता है, इसलिए ये प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का मिश्रण होता है। तो अब हम देखते हैं कि NaCl बनता किस प्रकार है। तो देखते हैं अपने NaCl का निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए NaCl के संतृप्त विलयन, NaCl के संतृप्त विलयन में HCl प्रवाहित करने पर शुद्ध रूप में ये हमें प्राप्त होता है NaCl सोडियम क्लोराइड। तो अब हम देखते हैं कि लवण यानी NaCl के यूज के उपयोग, कि इसके मुख्य उपयोग क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य यूज है कि भोजन में नमक के रूप में, क्लियर। उसके बाद में खाद्य परिरक्षण में और इमीकरण बनाने में, क्लियर।
कि सोडियम क्लोराइड के उपयोग क्या कि भोजन के रूप में जो नमक का यूज करते हैं वो NaCl होता है। खाद्य परिरक्षण में खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए NaCl यूज किया जाता है और हिमीकरण का मिश्रण बनाने के लिए NaCl का उपयोग किया जाता है। ये तो था NaCl का सामान्य परिचय। अब NaCl यानी लवण से बनने वाले अन्य यौगिक, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं लवण से बनने वाले रसायन। लवण से बनने वाले रसायन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी इसका सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? लवणों से जो बनने वाले रसायन है, सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के बारे में, जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को दूसरा नाम क्या है? कास्टिक सोडा कहते हैं। अब इसे प्राप्त करने की विधि देखते हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, तो निर्माण है इसका सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर NaOH का निर्माण करता है। NaOH का निर्माण करता है। क्लियर? तो देखते हैं रिएक्शन। तो हम इसका निर्माण देखते हैं, क्रिया करते हैं। 2NaCl में H2O प्रवाहित करने पर हमें मिलता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। यहाँ पे NaOH से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, उसके साथ क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पे 2 लगा देंगे कि ये अभिक्रिया संतुलित भी होनी चाहिए। इसको मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार करते हैं। तो हमारे पास यहाँ मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये होता है कैथोड के पास निर्माण होता है। इसका कैथोड के पास निर्माण होता है, पास, और क्लोरीन गैस है ये एनोड पर मिलती है, ये एनोड पर, और हाइड्रोजन है ये कैथोड पर। क्लियर? कि जब हम NaCl को जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर तो ये टूटता है 2NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसमें क्लोरीन गैस होती है और हाइड्रोजन। 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है हमारे को कैथोड के पास, और क्लोरीन गैस मिलती है एनोड के ऊपर, और हाइड्रोजन गैस होती है कैथोड के ऊपर। अब हम देखते हैं कि NaOH के यूज क्या है। NaOH के उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या उपयोग है तो देखते हैं। कागज, साबुन, सिल्क उद्योग में, जो ये उद्योग हैं इनके अंदर NaCl का यूज NaOH का यूज किया जाता है। कागज उद्योग, साबुन उद्योग और सिल्क उद्योग में। उसके बाद में जल की स्वच्छता में भी NaOH का प्रयोग करते हैं। PVC में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो होता है पॉलीवाइटनिल क्लोराइड, उसके अंदर भी NaOH का उपयोग होते हैं। इस प्रकार से ये NaOH के उपयोग होते हैं। अब हम बात करते हैं आगे बेकिंग सोडे के बारे में। लवणों से रसायन बनने वाला है बेकिंग सोडा।
जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, जिसे हम खाने का सोडा, खाने का सोडा के नाम से भी जानते हैं, NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा। अब हम निर्माण करते हैं कि बेकिंग सोडा का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। बेकिंग सोडा का निर्माण, इसके निर्माण की विधि देखते हैं अपने। NaCl में जब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनियम NH3 की रिएक्शन होती है सभी की मिलके, तो हमें प्राप्त होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3। ये होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और ये होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। अब खाना बनाते समय गर्म करने पर, इसे खाना बनाते समय गर्म करने पर, खाना बनाते समय गर्म करने पर, समय गर्म करने पर, तो क्या होता है, रिएक्शन होती है NaHCO3 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2 और प्लस CO2 गैस। जब इसे हम खाना बनाते समय गर्म करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ में जल और उसके बाद में उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम इसके देखते हैं कि बेकिंग सोडा के उपयोग क्या है। बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, पेट की अम्लीयता को दूर करने में, पेट की अम्लीयता को दूर करने में, जिसे हम कहते हैं दावन सोडा, दोने का सोडा या दावन सोडा, दोने का सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। क्लियर। सोडियम कार्बोनेट जिसमें जल की मात्रा होती है 10H2 अणु, H2O जल के 10 अणुओं की मात्रा होती है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं दोने का सोडा Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट। तो देखते हैं सोडियम कार्बोनेट के, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण, कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण, पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर हमें दोने का सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर हमें दोने का सोडा प्राप्त होता है। तो जैसे Na2CO3 जिसकी 10 जल के अणुओं के साथ रिएक्शन होती है इसकी, तो हमें प्राप्त होता है Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट, जिसमें जल के 10 अणुओं की मात्रा होती है, जिसे हम कहते हैं दोने का सोडा, दोने का सोडा। यह, इसमें एक बात और आती है, यह गर्म करने पर, यह गर्म करने पर क्रिस्टलित होकर, क्रिस्टलन होकर सोडा एस बनाता है, होकर सोडा एस बनाता है। क्लियर। दोने को सोडे को जब गर्म किया जाता है तो ये हमें सोडा एस। तो हम बात कर रहे थे क्रिस्टल जल की, कि यहाँ पे जो क्रिस्टल जल त्याग कर सोडा एस बनता है, तो क्रिस्टल जल है क्या। लवण के इकाई सूत्र लिखने में, लवण के इकाई सूत्र लिखने में जल के निश्चित अणुओं की संख्या,
जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कृष्णल जल कहते हैं। निश्चित अणुओं की संख्या को कृष्णल जल कहते हैं। क्लियर? तो हमने देखा कि दोने का सोडे का सूत्र होता है Na2CO3.10H2, जिसमें हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसमें 10 अणु होते हैं जल के। और सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर जब सोडियम कार्बोनेट में जल के 10 अणुओं की मात्रा की रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी दोने का सोडा। जब इसे हम गर्म करते हैं तो यह कृष्णल जल को त्याग देता है और सोडा एस बनाता है। तो यह कृष्णल जल क्या होता है कि लवण के इकाई सूत्र लिखने में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कहते हैं कृष्णल जल। अब हम दोने के सोडे के उपयोग देखते हैं। उपयोग, नाम से पता लग रहा है कि दोने के सोडे का उपयोग, तो इसे इसका किस उपयोग में होता है? साबुन अपमार्जक के रूप में, साबुन अपमार्जक के रूप में, साबुन अपमार्जक के रूप में, धुलाई के रूप में, धुलाई के रूप में, धुलाई के रूप में। जिस प्रकार हम पोछा लगाते हैं या किसी दीवार को साफ करना है तो उसमें हम दोने का सोडे का यूज करते हैं। जैसे कांच, कागज, उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है दोने के सोडे को। क्लियर? ये मुख्य इसके उपयोग थे कि साबुन अपमार्जक के रूप में किया जाता है, धुलाई के रूप में दोने के सोडे का उपयोग करते हैं, कागज और कांच उद्योग में भी इस सोडे का उपयोग किया जाता था। ये था दोने का सोडा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड। ये होता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण को प्राप्त किस प्रकार करते हैं तो देखो इसकी रिएक्शन। शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने CaOH की ट्वाइस, CaOH की कैल्शियम ऑक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया करने पर, 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 क्लोरीन की क्रिया करने पर। तो देखते हैं CaOH2 बुझे हुए चूने पर जब हम CO2 की क्रिया कराते हैं तो हमें यहां से मिलता है, जब इसकी इससे रिएक्शन होती है तो हमें मिल जाता है CaOCl2 और साथ में मिल जाता है जल। क्लियर? ये सूत्र बनता है हमारा विरंजक चूर्ण। क्या बनता है? विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। जब शुष्क बुझे हुए चूने की, ये ध्यान रखना है आपको, शुष्क बुझा हुआ चूना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है शुष्क बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र, तो CaOH की ट्वाइस, शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना। क्लियर? अब हम इसके देखते हैं विरंजक चूर्ण के उपयोग, इसके क्या क्या यूज है। वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के वस्त्रों में विरंजक के रूप में, लिनेन में विरंजक के रूप में। क्लियर? विरंजक के रूप में जो अपने कई बार देखते हैं ना चुन्नी की रंग छपाई करते हैं तो उसमें भी विरंजक चूर्ण के कुछ मात्रा होती है जिसके ऊपर उसके कलर उसके ऊपर नया निखार के रूप में आ जाता है। नेक्स्ट इसका यूज कर सकते हैं हम कागज उद्योग में, कागज उद्योग में। और नेक्स्ट है पेयजल को शुद्ध करने में, पेयजल को शुद्ध करने में, पेयजल को शुद्ध करने में, पेयजल को शुद्ध करने में। क्लियर? ये था विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का सबसे पहले रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। क्लियर? जब हम शुष्क बुझे हुए चूने COH2 पर क्लोरीन की, क्लोरीन मतलब Cl2 की जब क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो हमें मिलता है विरंजक चूर्ण और साथ में क्या मिलता है, जल। ये थे विरंजक चूर्ण का निर्माण। और विरंजक चूर्ण में का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन कपड़ों में विरंजक के रूप में।
क्लियर। कागज उद्योग में इसका विरंजन के रूप में किया जाता है उपयोग। पेयजल को शुद्ध करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, जो अपने कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम पेरिस इसलिए पड़ा क्योंकि ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में बना था। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 डॉट ऑफ H2O, मतलब जल का आधा अणु। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। ये एग्जाम में बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम कहते हैं पीओपी। पीओपी का रासायनिक सूत्र CaSO4 डॉट ऑफ H2O, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। तो इसका निर्माण किस प्रकार होता है, इसके निर्माण की विधि देखो। जिप्सम को 373 केल्विन पर 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 डिग्री केल्विन होता है। 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर पीओपी का निर्माण होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। देखो CaSO4 डॉट 2H2O, ये हमारे पास जिप्सम। ये किसका रासायनिक सूत्र है हमारे पास, जिप्सम का। जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है CaSO4 डॉट ऑफ H2O प्लस में 1.5 अणु जल के, 1/2 जल अणु के। तो हमें ये मिलता है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जब जिप्सम को गर्म करने पर। क्लियर। अब जिप्सम को, अब इस सफेद चूर्ण को जो ये बनता है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये एक सफेद चूर्ण होता है। इसको वापस जल में मिलाने पर क्या होता है, पीओपी को जल में मिलाने पर, यानी सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर क्या रिएक्शन होती है कि 2CaSO4 डॉट ऑफ H2O, ये हमारे पास सफेद चूर्ण यानी पीओपी प्लस 1.5 जल के अणु यानी H2O में जब इसकी रिएक्शन होती है तो वापिस ये क्या बन जाता है हमारे पास, जिप्सम बन जाता है, CaSO4 डॉट 2H2O। क्लियर। जब अब इस सफेद चूर्ण को हम जल से मिलाते हैं तो ये वापस हमारे पास क्या बन जाता है, जिप्सम। और जिप्सम को जब 373 केल्विन डिग्री पर गर्म करते हैं, 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो हमारे को मिल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर। ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस की संरचना। अब देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहां कहां है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी के उपयोग, इसका सबसे बड़ा उपयोग है टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने के रूप में सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंट यूज यही होता है कि हमारी जो हड्डियां टूट जाती है तो इसका सफेद चूर्ण, जो व्हाइट चूर्ण होता है हमारे पास, उसको क्या है कि मिलाने पर, उसको जल में मिलाने पर वो एक घोल बन जाता है। उसकी एक पट्टी नुमानार एक संरचना बनाई जाती है, जो इसे हम कहते हैं प्लास्टर, जिसको टूटी हुई हड्डी के ऊपर लगाने में किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग होता है, दंत चिकित्सा। और दीवार को चिकनापन देने के लिए, दीवार की जो सतह है, दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए, किया जाता है। ठीक है। और इसका उपयोग भी आता है मूर्तियों व खिलौने के सजावट के रूप में,
क्लियर। ये थे प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज। टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने के रूप में, दंत चिकित्सा में, दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए और मूर्तियों व खिलौने के सजावट में। तो ये थे लवण से बनने वाले रसायनों के यूज, उनके सूत्र व रासायनिक प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं साबुन एवं डिटर्जेंट यानी अपमार्जक। साबुन एवं अपमार्जक। अपमार्जक जिसे हम कहते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। क्लियर। तो यहां क्या है कि डिटर्जेंट का शाब्दिक अर्थ है स्वच्छ करना। शाब्दिक अर्थ है स्वच्छ करना। शाब्दिक अर्थ स्वच्छ करना यानी साफ करना। डिटर्जेंट का मतलब होता है स्वच्छ करना या साफ करना। तो अब हम देखते हैं साबुन व डिटर्जेंट में क्या अंतर है। साबुन और अपमार्जक। साबुन व अपमार्जक। तो हम बात करते हैं साबुन। तो साबुन सबसे पुराना अपमार्जक साबुन है। सबसे पुराना अपमार्जक। सबसे पुराना अपमार्जक। ये दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन 12 से कार्बन 18 के यौगिक परमाणु वसा अम्लों यौगिकों से, अम्लों से, जैसे स्टेरिक, पॉमेटिक, सोडियम लवणों से बने होते हैं। क्लियर। ये दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन 12 से कार्बन 18 परमाणु के यौगिकों से परमाणु वसा अम्लों से, जैसे स्टेरिक अम्ल, पॉमेटिक अम्ल, स्टोरिक अम्ल से तथा सोडियम या पोटेशियम लवणों से बनने वाले यौगिक होते हैं। सोडियम और पोटेशियम भी होते हैं, जिसे हम जिसका होता है के और पोटेशियम सोडियम को हम लिखते हैं Na से। तो ये थी साबुन की संरचना। अब हम बात करते हैं अपमार्जक की संरचना क्या है। ये होते हैं सोडियम एल्किल सल्फेट। सोडियम एल्किल सल्फेट ROSO3 Na व सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट। RC6H5SO3Na के यौगिक होते हैं। क्लियर। अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट ROSO3Na व सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट यानी सल्फोनेट RC6H5S3Na के यौगिक होते हैं। इन दोनों से मिलकर ये अपमार्जक का निर्माण करते हैं। साबुन होते हैं कार्बन 12 से कार्बन 18 के यौगिक परमाणु, जैसे स्टेरिक अम्ल, पॉमेटिक अम्ल, सोडियम व पोटेशियम लवणों से होते हैं। तो साबुन अपमार्जक में क्या होता है कि अपमार्जक है जो जल के कठोर जल व मृदु जल दोनों में ही यूज में आता है, जबकि साबुन क्या है एक साधारण जल में ही काम में आ सकता है। इसलिए साबुन से अपमार्जक बेस्ट विधि मानी जाती है। साबुन से अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि साबुन और अपमार्जक में बेस्ट कौन है, तो अपमार्जक को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है, क्योंकि यह दोनों प्रकार के जल में कार्य कर सकता है, चाहे कठोर जल हो या मृदु जल हो। ये क्या है कि उस चिकनाई सतह को, उस दाग को हटाने के लिए अपमार्जक की सुविधा बहुत आसानी से इसको हटा सकती है। ये साबुन और अपमार्जक में मुख्य डिफरेंस था। तो इस प्रकार अपना कक्षा 10 का लेसन अम्ल, क्षार व लवण का टॉपिक कंप्लीट होता है, जो दैनिक जीवन में रसायन के नाम से अपना टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेसन को जानने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें व उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।